नमस्कार। आज हम सोफोक्लीज की लिखी एक कालजयी ग्रीक त्रासदी एंटीगनी की दुनिया में चलेंगे। ये कहानी एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पूछती है। अगर कानून ही अन्याय हो जाए तो क्या उसे तोड़ना पाप होता है? बिल्कुल। और ये सवाल तब और भी मुश्किल हो जाता है जब सत्ता और इंसानियत आमने सामने हो, है ना? जब एक अकेली स्त्री पूरे राज्य के खिलाफ खड़ी हो जाए। हाँ, और जब किसी का ज़मीर उसे देश के कानून से भी बड़ा लगने लगे, तब क्या होता है? हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी एक लड़की की जो राज्य से लड़ गई। कहानी हमें ले जाती है थीब्स शहर में। लेकिन ये वो थीब्स नहीं है जो अपनी शान शौकत के लिए जाना जाता था। ये एक ऐसा शहर है जो अभी अभी एक भयानक गृह युद्ध की आग में झुलसकर निकला है। हाँ, हर तरफ मातम है और हवा में एक अजीब सा डर और तनाव घुला हुआ है। और इस युद्ध की वजह थी सिंहासन की लड़ाई। दो भाई, इटियोक्लीज और पॉलिनाइकीज। हम्म। और इस लड़ाई का अंत इतना दुखद हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। एक ही दिन में राज परिवार के 2 वारिस खत्म हो गए। तो अब शहर का क्या होगा? ऐसे में कमान संभालते हैं उनके मामा क्रेओन, थीब्स के नए राजा। और क्रियॉन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है शहर में व्यवस्था वापस लाना। लेकिन उनका तरीका कह सकते हैं थोड़ा सख्त है। हाँ, वो सत्ता में आते ही एक ऐसा फरमान सुनाते हैं जो पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। वो ऐलान करते हैं कि इटियोक्लीज, जिसने थीव्स की रक्षा करते हुए जान दी, उसे एक नायक माना जाएगा। उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। लेकिन पॉलिनाइकिस? हाँ, पॉलिनाइकीज, जिसने विदेशी सेना लाकर अपने ही शहर पर हमला किया, वो देशद्रोही है। और देशद्रोही की सजा? क्रियोन का आदेश है कि पॉलिनाइकीस के शरीर को दफनाया नहीं जाएगा, उसे खुले मैदान में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ताकि जानवर और पक्षी उसे नोच कर खाएं। और तो और कोई उस पर आंसू भी नहीं बहाएगा। और जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसकी सजा होगी मौत। सीधी मौत। यहाँ पे हमें उस समय के समाज को भी समझना होगा। मतलब 5वीं सदी ईसा पूर्व का एथेंस, जहाँ ये नाटक लिखा गया, वहाँ लोकतंत्र बस पनप ही रहा था। अच्छा। तो सोफोक्लिस शायद क्रेओन के किरदार के जरिए ये दिखा रहे थे कि जब एक शासक अपनी सत्ता को ही सब कुछ मान लेता है और लोगों की भावनाओं को कुचलता है, तो वो कैसे एक तानाशाह बन जाता है। मतलब क्रेओन का ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं थी, हम्म। बल्कि एक राजनीतिक बयान था। बिल्कुल, कि राज्य से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल। ये राज्य यानी पुलिस को परिवार यानी ओइकोस से ऊपर रखने की कोशिश थी। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। और इस संघर्ष के केंद्र में है एंटीगनी। वो इटियोक्लीज और पॉलिनाइकीस दोनों की बहन है। और उसके लिए पॉलिनाइकीस सिर्फ एक देशद्रोही नहीं, उसका भाई है। और वो इस अपमान को चुपचाप देखने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि राजा का कानून, मतलब इंसान का कानून, देवताओं के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। सही बात है। और देवताओं का कानून यानी धर्म कहता है कि हर मृत शरीर को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। हाँ, ग्रीक मान्यताओं के हिसाब से बिना अंतिम संस्कार के आत्मा को शांति नहीं मिलती है ना? बिल्कुल, वो हमेशा भटकती रहती है। तो एंटिगोनी के लिए ये सिर्फ भाई के सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा को बचाने का कर्तव्य था। वो अपनी बहन इस्मेनी के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन इस्मेनी डरी हुई है। वो कहती है, हम सिर्फ औरतें हैं, हम राजा से कैसे लड़ सकती हैं? हाँ, ये मर्दों का काम है। और इस्मेनी का ये डर बेवजह नहीं था। उस समाज में औरतों की आवाज को दबाया जाता था। लेकिन एंटिगोनी के लिए ये लिंग या ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये सही और गलत की लड़ाई थी। और जब इस्मेनी मना कर देती है तो एंटिगनी का निश्चय और भी पक्का हो जाता है। वो कहती है, ठीक है, तो मैं अकेली जाऊंगी। मैं अपने भाई के साथ मरना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि उसे अपमानित होते देखूं। और यहाँ पर उसका वो मशहूर वाक्य आता है जो इस पूरे नाटक का सार है, मैं कानून से नहीं, धर्म से डरी हूँ। क्या लाइन है! ये महज हिम्मत नहीं, ये नैतिक दृढ़ता थी। वो जानती थी कि वो क्या कर रही है और उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन उसके लिए उसका ज़मीर राज्य के कानून से ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। तो एंटिगोनी रात के अंधेरे में अकेले उस मैदान में जाती है। वो अपने भाई के शरीर पर सांकेतिक रूप से थोड़ी धूल डालती है, देवताओं से प्रार्थना करती है और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करती है। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन ये क्रियोन की सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था। लेकिन उसे पहरेदार देख लेते हैं। हाँ,
उसे पकड़कर सीधा राजा क्रियोन के सामने पेश किया जाता है। और यहाँ पर होता है कहानी का सबसे दमदार सीन, क्रियोन और एंटिगनी। क्रियोन गुस्से में पूछता है, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कानून को तोड़ने की? और एंटिगनी का जवाब देखिए। वो बिना डरे बिना झुके कहती है, हाँ, मैंने ही उसे दफनाया है, क्योंकि तुम्हारा कानून ज्यूस या किसी देवता ने नहीं बनाया है। वो कहती है, मैं एक इंसान के हुक्म से डरकर देवताओं के सामने गुनहगार नहीं बन सकती। मरना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन बिना सम्मान के जीना मुझे मंजूर नहीं। यहाँ दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ क्रेयोन है, जिसके लिए अनुशासन, सत्ता और राज्य की स्थिरता ही सब कुछ है। लेकिन क्या उसका डर कहीं ना कहीं जायज नहीं लगता कि अगर आज एक ने कानून तोड़ा तो कल पूरा शहर विद्रोह कर देगा? आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया। क्रेयोन पूरी तरह से विलेन नहीं है। उसका तर्क है कि राज्य को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, है ना? हाँ। अगर देशद्रोहियों को नायकों की तरह दफनाया जाने लगा तो फिर देश और गद्दारी में फर्क ही क्या रह जाएगा? समस्या उसके इरादे में नहीं, उसके तरीके में है। वो अपनी सत्ता के नशे में इतना अंधा हो जाता है कि उसे कोई दूसरी आवाज सुनाई ही नहीं देती। और खासकर एक औरत की आवाज। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक लड़की उसकी सत्ता को चुनौती दे रही है। वो कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई औरत मुझ पर राज नहीं करेगी। अच्छा। और यहीं वो ग्रीक त्रासदी के उस सबसे बड़े दोष का शिकार हो जाता है जिसे ह्यूब्रिस कहते हैं, अहंकार। ह्यूब्रिस मतलब सिर्फ घमंड नहीं? नहीं, इसका गहरा मतलब है एक ऐसा अंधा आत्मविश्वास जहां इंसान अपनी सीमाओं को लांघकर खुद को देवताओं के बराबर समझने लगता है। और ग्रीक कहानियों में जब भी कोई ऐसा करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। और अपने इसी ह्यूब्रिस में क्रियोन एंटिगोनी के लिए सबसे क्रूर सजा सुनाता है। उसे एक चट्टानी गुफा में जिंदा दफन कर दिया जाएगा। ये सजा भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। तकनीकी रूप से राज्य उसे सीधे सीधे मार नहीं रहा था। अच्छा। उसे बस गुफा में बंद किया जा रहा था, जहां वो भूख प्यास से खुद मरेगी। इस तरह क्रियोन को लगता था कि उसकी मौत का पाप राज्य के सिर पर नहीं आएगा। कहानी में अब एक और अहम किरदार आता है, हेमन। वो क्रियोन का बेटा है। और एंटिगनी का मंजित्र भी। हाँ, वो अपने पिता और अपनी होने वाली पत्नी के बीच बुरी तरह फंस गया है। हेमन अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो तर्क देता है, पिताजी, शहर के लोग आपके डर से चुप हैं, लेकिन मन ही मन वो सब एंटिगनी को सही मानते हैं। वो कहता है कि एक अच्छा शासक वो होता है जो अपनी प्रजा की भी सुनता है, जो मानता है कि वो हमेशा सही नहीं हो सकता। लेकिन क्रियोन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। वो अपने बेटे पर भी चिल्लाता है कि वो एक औरत के लिए उससे जुबान लड़ा रहा है। उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब इंसान अपनी जिद में इतना अंधा हो जाता है तो अक्सर उसे सच्चाई का आईना दिखाने के लिए देवताओं को दखल देना पड़ता है। और ये दखल आता है शहर के सबसे सम्मानित अंधे भविष्यवक्ता टाइरेसियस के रूप में। टाइरेसियस क्रियोन को चेतावनी देते हैं, राजा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो कहते हैं, तुमने एक जिंदा इंसान को कब्र में भेज दिया है और एक मृत शरीर को कब्र से दूर रखा है। देवता तुमसे नाराज हैं। शहर पर भयानक विपत्ति आने वाली है। तुम अपनी करनी का फल भुगतोगे और तुम्हारे ही खून से इसकी कीमत अदा होगी। इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी क्रियोन नहीं मानता? नहीं, अपनी जिद में वो टाइरेसियस पर भी पैसे लेकर झूठी भविष्यवाणी करने का इल्जाम लगा देता है। वो अपने बेटे का अपमान करता है, भविष्यवक्ता का अपमान करता है। उसने हर वो दरवाजा बंद कर दिया जहां से समझदारी अंदर आ सकती थी, और एंटिगनी को उस गुफा की ओर ले जाया जाता है। शहर के लोग उसे जाते हुए देखते हैं, दुखी हैं, लेकिन राजा के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन टाइरेसियस की बातें वो कहीं ना कहीं क्रियोन के मन में डर पैदा कर देती है ना? हाँ, पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो घबराकर अपने सलाहकारों की बात मानता है और एंटिगनी को बचाने के लिए खुद गुफा की ओर भागता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक क्रियोन और उसके लोग गुफा का पत्थर हटाकर अंदर पहुंचते हैं, वो एक भयानक मंजर देखते हैं। उसने अपने ही कपड़ों से फंदा बनाकर खुद को फांसी लगा ली थी। और उसी गुफा में हेमन भी था। अपनी प्रेमिका को मृत देखकर वो पूरी तरह टूट चुका था। अपने पिता क्रियोन को वहां देखकर उसकी नफरत और गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है, पहले अपने पिता पर हमला करने की कोशिश करता है और फिर नाकाम होने पर वही तलवार अपनी छाती में उतार लेता है, एंटिगनी के शरीर के पास गिरकर। एक बेटे की लाश अपने हाथों में लेकर क्रियोन महल लौटता है। लेकिन त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, जब बेटे की मौत की खबर महल तक पहुंचती है तो क्रियोन की पत्नी रानी यूरिडाइस
इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती वो बिना एक शब्द कहे अंदर जाती हैं। और अपने पति को इस पूरी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए वो भी अपनी जान दे देती हैं। एक ही दिन में क्रियोन का सब कुछ खत्म हो गया। उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसका सम्मान। वो जिंदा तो था, लेकिन एक चलती फिरती लाश की तरह। वो राजा जो अपने राज्य की स्थिरता को लेकर इतना चिंतित था, उसी ने अपनी जिद से अपने परिवार और अपने राज्य को तबाह कर दिया। नाटक के अंत में कोरस कहता है, मौत से भी भयानक होता है सब कुछ खोकर जिंदा रहना। सही बात है। उसकी जीत एक ऐसी हार थी जिससे वो कभी उभर नहीं पाएगा। एंटिगोनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसानियत के बिना कानून सिर्फ क्रूरता है और विवेक के बिना शक्ति केवल विनाश लाती है। और एंटिगोनी आज भी, हजारों साल बाद भी, नैतिक साहस का, नारीवादी प्रतिरोध का और इंसान के ज़मीर की आवाज का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सही काम करने के लिए नियमों को तोड़ना जरूरी हो जाता है। तो ये कहानी एक सवाल से शुरू हुई थी और एक गहरे विचार पे खत्म होती है। जब कानून और ज़मीर के बीच चुनना हो तो कोई किसे चुनेगा? इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो गलत कानून के सामने झुकते नहीं। ये चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और विषय के साथ मिलेंगे।